मेरे पिता राजधानी के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन मैं अपनी प्रेमिका की एक बात के कारण, जो अमीरों से नफरत करती थी, मैंने स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी ताकि उसके साथ एक झोपड़ी में रह सकूं। हालांकि जिस दिन मैं उसे उस समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनाने में सफल रहा, पापराजी ने उसे एक आलीशान कार के अंदर एक दूसरे व्यक्ति को चूमते हुए कैद कर लिया। उसने सार्वजनिक रूप से उस रिश्ते की पुष्टि करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। अपने फोन पर बाढ़ की तरह आती खबरों और लू रुयान द्वारा भेजे गए ब्रेकअप के संदेश को देखकर मैंने शांति बनाए रखी, एक नंबर डायल किया और कहा, आज से लू रुयान के लिए सारा समर्थन बंद कर दो। मैं सोफे पर बैठ गया और अपने फोन में फोटो देखने लगा। उनमें लू रुयान एक लाल स्पोर्ट्स कार में बैठी एक आदमी के गले लगी हुई खिली खिली मुस्कुरा रही थी। दोनों के एक साथ होटल में प्रवेश करने की तस्वीरें भी थीं। इसे देखकर लगता था कि लू रुयान का इसे छिपाने का कभी कोई इरादा नहीं था। हर कोण से तस्वीरें ली गई थीं। मुझे लगता है कि मैं भूल गया था कि अब वह जिस मुकाम पर है, उसे राज रखने की जरूरत नहीं है। जब वह 18वीं श्रेणी की अभिनेत्री थी, तब से लेकर मनोरंजन जगत की सबसे पसंदीदा उभरती हुई स्टार बनने तक उसका हर कदम अविश्वसनीय रूप से सहज रहा था। उद्योग और जनता की नज़रों में उसकी छवि बेदाग थी। इतना ही नहीं, उसने अभी अभी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एबेल का विज्ञापन स्पॉन्सरशिप हासिल किया था। उसके प्रोजेक्ट्स लगातार बढ़ रहे थे और इस सब के बीच एक सच्चा रोमांस होने से उसकी आलोचना नहीं होगी। इसके विपरीत लोग कहेंगे कि वह स्वतंत्र और उत्साही है, जो प्यार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। जो कोई नहीं जानता था वह यह था कि उसके सभी संसाधन और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा पर्दे के पीछे से मेरे द्वारा संभाली गई थी। जब मैं उससे मिला था तो उसने रोते हुए मुझसे कहा था कि वह शो बिजनेस की गंदी दुनिया के नियमों को सहन नहीं करना चाहती और न ही उन्हें जो इसे लागू करते हैं। उसने कसम खाई थी कि वह साफ हाथों से सुर्खियों में चमकेगी। मैं कितना भोला था जो उस पर विश्वास कर बैठा और इतने सालों तक उसका साथ दिया। अगर अब उसे लगता है कि वह अपने दम पर चल सकती है और रास्ते अलग करना चाहती है, तो ऐसा ही हो। लियू रुयान को हर चीज़ में समर्थन देना बंद करें। उन निर्देशकों को सूचित करें कि अब से उन्हें मुझ पर कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, वे अपने अभिनेताओं को सामान्य रूप से चुनें। हाँ मिस्टर गेव, मैं इसे बिना किसी असफलता के हल कर दूंगा, चिंता न करें। लियू रुयान मनोरंजन के गंदे नियमों से नफरत करने की इतनी बातें करती थी, लेकिन वास्तव में मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें बनाया था। पहले मैं उसे इन सब चीज़ों से बचा सकता था, अब इसका कोई मतलब नहीं था। मिस्टर गेव, क्या कुछ और है? एबेल ने अपने लॉन्च में आपकी उपस्थिति के लिए बार बार आग्रह करते हुए एक और निमंत्रण भेजा है। अध्यक्ष ने भी आदेश दिया है कि आप जाएं, अन्यथा वे कहते हैं कि वे खुद आपको लेने आएंगे। एबेल के एशियाई प्रमुख ने मुझे लगातार कई निमंत्रण भेजे थे, लेकिन चूंकि लियू रुयान भी उस कार्यक्रम में होने वाली थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसी तरह का व्यक्ति हूं जिससे वह नफरत करती थी, वह जो मनोरंजन की दौड़ संभालता है, मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया था। इसीलिए मेरे पिता, समूह के अध्यक्ष, ने मुझे कई बार फोन किया था। इन वर्षों के दौरान लियू रुयान के कारण मैंने कई प्रतिबद्धताओं को अस्वीकार कर दिया था, यहाँ तक कि दुनिया वाले पूछने लगे थे कि क्या गेव का उत्तराधिकारी साधु बन गया है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके लिए कितना समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद की थी। एबेल को सूचित करें कि मैं उपस्थित रहूंगा और कृपया बूढ़े व्यक्ति पिता को फ़ोन करके कहें कि गेव तियान वापस आ गया है। वह समूह की चिंता न करें और अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लें। जी, वापस स्वागत है मिस्टर गेव। मैंने अपने सस्ते और साधारण कपड़े बदल लिए। मैंने उन बालों को ठीक किया जिन्हें मैंने इतने लंबे समय से नज़रअंदाज किया था और अगले दिन मैं ठीक समय पर एबेल के लॉन्च में पहुंच गया। सौंदर्य प्रसाधनों के वैश्विक दिग्गज के रूप में एबेल ने अपने कार्यक्रम के लिए शहर के उच्चतम श्रेणी के होटल को चुना। उपस्थित लोगों में लगभग एशिया की सभी प्रसिद्ध हस्तियां और व्यवसायी थे और मीडिया के लोग होटल के चारों ओर जमा थे। मिस्टर गेव, क्या आप चाहते हैं कि मैं मीडिया को हटाने के लिए फ़ोन करूं? कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी आदत है। लियू रुयान के साथ बिताए वर्षों के दौरान मैंने खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में छिपा कर रखा था। पापराजी हर तरह की हस्तियों का पीछा करते हैं, लेकिन मुझ में, वर्षों से गायब रहे गेवसी के अध्यक्ष में, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि कार पार्क करने जाओ, मैं उतरा और सीधे होटल की ओर चल दिया। जैसा कि अपेक्षित था, मीडिया ने केवल जाने पहचाने चेहरों पर ध्यान दिया और मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैं प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड को निमंत्रण पत्र दे रहा था, मेरे पीछे एक कान फोड़ देने वाला शोर हुआ। मैं पलटा और देखा कि लियू रुयान एक घमंडी और सजे धजे आदमी का हाथ थामे उस लाल फरारी से बाहर निकल रही है। लियू रुयान उस दिन विशेष रूप से सुंदर लग रही थी। उसका हर हाव भाव, हर मुस्कान एक खास जादू बिखेर रही थी। मैं भूल गया था कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता एबेल के सौंदर्य प्रसाधनों द्वारा और अधिक निखरी हुई उसे सब में चमकदार बना रही थी। अब वह मामूली लड़की नहीं थी जिसे बिजनेस डिनर में शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता था।
लियू रुयान सहजता के साथ मीडिया और प्रशंसकों का अभिवादन कर रही थी और अपनी पतली गोरी बांह को अपने बगल वाले आदमी पर सहजता से टिकाए हुए थी, जिसमें एक ही समय में कोमलता और आत्मविश्वास का एहसास था। लेकिन जब उसने मुझे दरवाजे पर देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसके बगल वाले आदमी ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और उसकी नज़र का पीछा करते हुए मेरी नज़र से जा मिला। वह आदमी मेरे लिए पूरी तरह से अनजान नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे सचिव ने मुझे उसकी एक फ़ोटो दिखाई थी। हालांकि उस समय मैं लियू रुयान का जन्मदिन मनाने की जल्दी में था और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे व्यक्तिगत रूप से उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। लू रुयान की शर्मिंदगी के विपरीत उसने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी, उससे अपना हाथ छुड़ाया और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे सामने से ऐसे गुजरा जैसे वह उसका अंगरक्षक हो। आज एबिल के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। अपना काम ठीक से करें और किसी भी अजनबी को अंदर न आने दें। उसने मेरी ओर चुनौतीपूर्ण नज़र डालते हुए और अपनी बाहें चढ़ाते हुए ये कहा और लियू रुयान को अंदर ले गया। उसके उकसावे पर मैं बस मुस्कुरा दिया। अहंकार और दूसरों के लिए तिरस्कार मनोरंजन की दुनिया में नए आने वालों की एक आम बुराई है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे थे। उनके प्रवेश के बाद मैं भी शांति से दरवाजों को पार कर गया। एबेल ने इस बार पूरे होटल में भारी निवेश किया था, आखिरी मंजिल से लेकर नीचे तक। हर मंजिल पर लियू रुयान के बड़े पोस्टर लगे थे। उस समय मैंने अपने सचिव से केवल यह विवेकपूर्ण ढंग से संकेत देने के लिए कहा था कि लियू रुयान मेरी प्रेमिका है। मैंने नहीं सोचा था कि वे इतनी दूर तक जाएंगे। लियू रुयान मुझसे कुछ समय पहले ही हॉल में दाखिल हुई थी और तुरंत निर्माताओं और ब्रांडों की भीड़ से घिर गई थी जो उसकी प्रसिद्धि का फायदा उठाना चाहते थे। वह इसका आनंद लेती दिख रही थी, स्थिति को सहजता से संभाल रही थी। जब मैं अपनी सीट ढूंढ रहा था, लियू रुयान का प्रेमी कहीं से प्रकट हुआ और उसने मेरे हाथ में एक कार्ड थमा दिया। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम्हें बस पैसा चाहिए, है ना? यहाँ 1 लाख हैं। दफा हो जाओ। 1 लाख। स्पष्ट रूप से मैंने अपनी प्रोफाइल इतनी लो कम रखी थी कि उसके जैसा कोई भी व्यक्ति मुझका सामना करने की हिम्मत कर रहा था। लेकिन मेरे तिरस्कार को उसने लालच समझ लिया। जानयान सही थी। तुम्हारे जैसा कोई भी उसके प्यार के लायक नहीं है। मैं तुम्हें 1 लाख और देता हूँ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, वरना अंजाम भुगतना होगा। अंजाम? मनोरंजन जगत का कोई अनजान व्यक्ति मुझे क्या अंजाम भुगतने की धमकी दे सकता है? जब से मैं पैदा हुआ हूँ किसी ने मुझे डराने की हिम्मत नहीं की थी और यह आदमी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा था। पता नहीं तुमने स्टोरी एंटरटेनमेंट के बारे में सुना है या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उनके साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूं और यानयान के अनुसार तुम केवल एक मामूली सेट प्रॉम्प्ट करने वाले हो। एक शब्द बोलकर मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं। स्टोरी एंटरटेनमेंट मेरी कंपनी नहीं है। मैंने उसे काम पर रखने का फैसला कब किया? रुको, पिछली बार जब मेरा सचिव उन तस्वीरों का पुलिंदा लाया था तो वे हाल के उम्मीदवार थे, लेकिन केवल उम्मीदवार थे, हस्ताक्षरित अनुबंध नहीं। हमने वास्तव में किसे काम पर रखने का फैसला किया था। ये कितना हास्यास्पद था कि उसने उम्मीदवार होने को अनुबंध होने समझ लिया। जो नहीं जानता वह डरता नहीं है। हकीकत स्वीकार करो, अब तुम यानयान की दुनिया के नहीं रहे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मिस्टर गेव, मैं भूमिगत पार्किंग में हूँ। मैं बस एक पल में ऊपर आता हूँ। कोई जल्दी नहीं है। मैं बस ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि जिन्हें हमने हाल ही में काम पर रखने की योजना बनाई थी उनमें कोई है जिसका नाम तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? लियू रुयान का प्रेमी। समझ गया, वह फैन चान है मिस्टर गेव। चिंता न करें, मैंने अनुबंधों की सूची से उसका नाम पहले ही हटा दिया है और अन्य एजेंसियों को भी सूचित कर दिया है ताकि वे उसे काम पर न रखें। ठीक है, मैं बस ये पुष्टि करना चाहता था कि सचिव ने मुझे जो दिखाया था वह हस्ताक्षरित अनुबंध थे या केवल उम्मीदवार। अब ये स्पष्ट हो गया है कि जीन जान को आपसे इतनी वैनिटी की उम्मीद नहीं थी कि आप इन बचकाना चालों का सहारा लेंगे। जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तो मैंने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी नहीं की थी, इसलिए पूरी बातचीत ठीक मेरे पीछे खड़े किसी व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई। हालांकि मुझे पता नहीं चला कि वह कब आया था। मैंने ब्रेकअप के मैसेज में पहले ही स्पष्ट कर दिया था, हम अलग अलग दुनिया से हैं। क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे फ़ोन पर बताओ और मैं तुम्हें दे दूंगी। यहाँ वह दिखने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे आती है। ब्लू रुयान, तुम खुद को इतना गंभीरता से लेना बंद कर सकती हो। मैं न तुम्हारे लिए आया हूं और न ही पैसों के लिए। सच कहूं तो अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला था। बस इतनी सी बात है। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई बाजार है जहाँ कोई भी घुस सकता है? देखते हैं कि तुमने गार्ड को घुसने के लिए पैसे दिए हैं या नहीं। इस व्यक्ति के पास निमंत्रण नहीं है। ये चुपके से अंदर आया है। क्या आप लोग कुछ करने जा रहे हैं या नहीं? क्षमा करें सर, यहाँ सब कुछ नामांकित नाम से है। ऐसा नहीं हो सकता, शायद कोई गलतफहमी हुई है। गार्ड पीछे हट गया। प्रेमी फैन चान ने बुरा सा चेहरा बनाया। तब लियू रुयान ने पहल की।
गेउतियान, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तमाशा करना बंद करो। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर कार्यक्रम शुरू हुआ और तुम यहीं रहे तो मैं सुरक्षाकर्मियों से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। वाह, तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बस करो, जीन। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे अंदर आए, लेकिन यहाँ हर सीट पर एक नाम दिया गया है। जब कार्यक्रम शुरू होगा तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी और भले ही मैं कुछ न कहूँ, आयोजक तुमसे बाहर जाने को कहेंगे। तुम्हारे लिए अभी चले जाना ही बेहतर है। जैसे ही लियू रुयान ने बोलना बंद किया, फैन चान की आंखें चमक उठीं। उसने उसकी बाँह पकड़ ली। बिल्कुल नहीं, ऐसा तमाशा देखने का मौका कैसे छोड़ सकते हैं। सब यहाँ आओ। यहाँ एक घुसपैठिया पापराजी है। उपस्थित लोगों में पापराजी के प्रति विशेष नफरत थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ये सुना वे टूट पड़े। मैं सबकी निगाहों का केंद्र बन गया। मैंने चारों ओर नजर डाली, वे लोग जो मेरे लिए पूरी तरह से अनजान थे और फिर भी वे मुझे गुस्से से देख रहे थे। किसी ने मुझे कठोरता से फटकारा। लियू रुयान का चेहरा भी तनावपूर्ण था, हालांकि मेरी चिंता में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डर था कि मैं सबके सामने हमारी कहानी उजागर कर दूंगा और उसे बेनकाब कर दूंगा। उसके लिए मैं अभी भी एक मामूली सेट प्रॉम्प्ट करने वाला था। सज्जनों, ये व्यक्ति केवल एक बहुत ही उत्साही प्रशंसक है। कृपया उसे परेशान न करें। उसे बाहर जाने दें। युतियान, इससे पहले की बात और बिगड़े, यहाँ से चले जाओ। युतियान, वह नाम मुझे सुना सुना सा लगता है। ओह हाँ, क्या वह गेउ समूह के अध्यक्ष का नाम नहीं है? वे शब्द भीड़ के बीच एक बम की तरह गिरे। लियू रुयान और चान ने पूर्ण अविश्वास के भाव से मेरी ओर देखा। हालांकि मेरे लिए उस समय पहचाना जाना गर्व का विषय नहीं था। मेरा चेहरा शांत रहा। उनकी प्रतिक्रियाओं से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जब लोग मेरी पहचान के बारे में बहस कर रहे थे तो किसी ने कहा, रुको, मेरी जानकारी के अनुसार मिस्टर गेउ शायद ही कभी इस तरह के कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि पापराजी को भी नहीं पता कि वह कहाँ हैं। उसका यहाँ होना तर्कसंगत नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है। और एबेल ने लगातार 7 निमंत्रण भेजे और उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। मैं शर्त लगाता हूँ कि यह गेउतियान एक जालसाज है। निमंत्रण के अनुसार सीटें आवंटित की जाती हैं। ये जानने के लिए बस ये देखना होगा कि क्या मिस्टर गेउ के नाम पर कोई जगह है। उन शब्दों के साथ हर कोई पागलों की तरह सीटों के बीच ढूंढने के लिए हॉल में दौड़ पड़ा। जब उन्होंने सब कुछ जांच लिया और मेरा नाम नहीं मिला तो उन्होंने चैन की सांस ली। लियू रुयान के अलावा किसी और को नहीं। उसकी आंखों में डर और संदेह गायब हो गया, जिसकी जगह ठंडक ने ले ली। वह जानती थी कि मिस्टर गेउ बिना अंगरक्षकों के और खासकर सचिव वांग के बिना कैसे आ सकते हैं, जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि मैं एक ढोंगी हूं और एक बार फिर मैं कोई ऐसा बन गया जिसे वे स्वतंत्र रूप से कुचल सकते थे। इस आदमी को कार्यक्रम से बाहर निकालो। नीचे की मंजिल पर मचे हंगामे के बीच सूट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे दूसरी मंजिल से नीचे आया। अफरा तफरी देखकर उसने हल्की सिकोड़न के साथ माथा सिकोड़ा। शांति। सब मुड़े। नवागंतुक को पहचानते ही सबकी सांसें थम गईं और वे खामोश हो गए। केवल मैं अपनी जगह पर हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहा, बिना किसी डर के। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे आया, फैन चान और लियू रुयान उसकी ओर दौड़े। अंकल हुआन, क्या नीचे के शोर ने आपको परेशान किया? वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हुआन वैन था, जो एशिया में एबेल का सर्वोच्च प्रमुख था और उस समय लियू रुयान का बड़ा प्रायोजक था। मैं मिस्टर गेउ का स्वागत करने आया हूँ। और तुम अब से मुझे डायरेक्टर जुआंग कहकर बुलाना। नहीं, अंकल जुआंग। डायरेक्टर जुआंग, आप किस मिस्टर गेउ की बात कर रहे हैं? मिस्टर गेउ, क्षमा करें, मैं पर्याप्त दूरदर्शी नहीं था और मैंने आपको यहाँ इंतजार कराया। मुझे माफ़ कर दें। हुआन वेन की प्रतिक्रिया ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। फॉन्ग चान को प्रतिक्रिया देने में एक पल लगा। डायरेक्टर हुआंग, आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। वह सिर्फ एक सेट प्रॉम्प्ट करने वाला है। बिना विवेक के मूर्ख। मिस्टर गेउ की पहचान ऐसी चीज नहीं है जिस पर कोई भी सवाल उठा सके। मिस्टर गेउ, आपका स्थान दूसरी मंजिल पर है। मैंने पहले ही एक निजी रात्रिभोज का आयोजन कर लिया है। चलिए खाते समय बात करते हैं। मिस्टर गेउ, मैंने लियू रुयान और फैन चान की सभी व्यावसायिक गतिविधियों को पहले ही रद्द कर दिया है। निर्देशकों को भी सूचित कर दिया गया है। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? जांच करें कि नीचे वे सब कौन थे और अपने विवेक के अनुसार उनसे निपटें। मैंने उन लोगों के अपमान को बहुत लंबे समय तक सहन किया था। अब हिसाब चुकता करने का समय था। हुआन वेन के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसका पद ऊंचा था, लेकिन सब कुछ सापेक्ष है। मेरे सामने एबेल के एशियाई प्रमुख के रूप में उसका पद थोड़ा छोटा पड़ गया। ऊपर जाते समय नीचे का हॉल हंगामे से गूंज उठा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेरी पहचान असली थी। फॉन्ग चान टूट चुकी थी, खुद को पीटने के लिए तैयार थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लियू रुयान स्तब्ध होकर खड़ी देखती रही जब हुआन वेन मुझे सम्मान के साथ वीआईपी लाउंज में ले गए।
और वह भी तब जब एबेल की एम्बेसडर होने के बावजूद उसे हुआन वेन के साथ एक ही मेज पर बैठने का अधिकार नहीं था। ब्लू रुयान, तुमने किसे अपना दुश्मन बना लिया। कई निर्देशक जिनके साथ हमारा अनुबंध पहले ही हो चुका था, अचानक समझौता तोड़ रहे हैं और अन्य प्रायोजनों स्पॉन्सरशिप को भी रद्द किया जा रहा है। तुमने क्या किया? अपने एजेंट की बात सुनकर यू रुयान को स्थिति की गंभीरता समझ में आई और उसने दहशत में दूसरी मंजिल की ओर देखा। इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाती, एजेंट फिर से चिल्लाया, लियू रुयान, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने किसे नाराज किया है। अभी जाकर माफी मांगो और उसे तुम्हें माफ करने के लिए मनाओ या फिर अपने करियर के खत्म होने के लिए तैयार रहो। कॉल कट गई और रुयान सन रह गई। जब से वह मुझसे मिली थी, उसका करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ा था और उसका एजेंट उसे लगभग पलकों पर बिठाता था। अब इतने बड़े संकट के सामने उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। उसी समय नीचे की मंजिल पर मौजूद फैन चान और बाकी सभी लोगों के फोन लगातार बजने लगे। एक के बाद एक जवाब देते ही उनके चेहरे उतरते गए। संभवतः वे उनके जीवन की सबसे भयानक कॉल थीं। जब फैन चान ने फोन रखा तो उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। उसके सबसे होनहार प्रोजेक्ट्स को अचानक रोक दिया गया था और जिस शूटिंग में वह शामिल होने वाला था उसे भी बता दिया गया कि अब उसकी जरूरत नहीं है। सबसे विनाशकारी था स्टोरी ग्रुप के साथ अनुबंध करना भूल जाना। एक ही झटके में मनोरंजन जगत में उसका करियर समाप्त हो गया। अब उस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस बीच मैं पहले ही हुआन वेन के साथ वीआईपी लाउंज में प्रवेश कर चुका था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वहां रात का खाना तैयार था। लेकिन जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी वह था किसी और को पहले से ही मेज पर बैठे देखना, जिसे देखकर मैं दंग रह गया। तुम मालदीव में नहीं थे। तुम अचानक वापस कैसे आ गए? उस कुर्सी पर पूरे जेऊसी ग्रुप के सबसे उच्च पद वाले व्यक्ति बैठे थे, जो मेरे पिता जेऊसी थे। जब से मैंने समूह का नियंत्रण संभाला था, वे मालदीव में सेवानिवृत्त हो गए थे और मैं साल में एक बार उनसे मिलने जाता था। लेकिन जब से मैंने न्यू रुयान की शुरुआत की थी, उन्हें देखे हुए कई साल बीत चुके थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वापस आ गए होंगे। अरे, अगर मैं एक नज़र डालने नहीं आता तो तुम्हारे नेतृत्व में समूह डूब जाता। मेरे पिता फुफकारे और मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। हुआन वेन और मेरे सचिव ने समझदारी दिखाते हुए हमारी बातचीत में दखल दिए बिना एक तरफ खड़े रहना बेहतर समझा। तियान, मुझे सब पता चल गया है। एक महिला के लिए समूह के हितों की बलि देना ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं तुमसे उम्मीद करता। और ऊपर से उसने तुम्हें छोड़ दिया। अगर यह बात बाहर निकली तो तुम जानते हो कि हमारी प्रतिष्ठा को कितना नुकसान होगा। मुझे पता है, मैं इसे सुधारने के लिए पहले से ही कदम उठा रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ समय के लिए मेरा दिमाग ठिकाने नहीं था। अगर सचिव वांग नहीं होते, जिन्होंने अपनी निष्ठा से समूह को संभाले रखा, तो नुकसान और भी बड़ा होता। लेकिन अब जब मेरा दिमाग साफ है तो नुकसान की भरपाई की जा सकती है। सिर्फ भरपाई करने से क्या फायदा? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हारी भावनात्मक स्थिति को हमेशा के लिए सुझाने आया हूं ताकि तुम्हें फिर से दिल के हाथों मजबूर न किया जा सके। गंभीरता से, जेऊसी ग्रुप का अध्यक्ष अब परिवार द्वारा तय किए गए विवाह का सामना करेगा। मैं जानता था कि वह शादी के लिए किसी को भी नहीं चुनेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो उनकी आज्ञाओं का आंख बंद करके पालन करे। उसी समय वीआईपी लाउंज के पर्दे के पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी। और अगर वह मैं होती, भाई जेऊतियन, तो क्या आप संतुष्ट होते? उस आवाज को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे तुरंत याद आ गया कि वह किसकी थी, लियू रुई। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं डरता था, तो वह निस्संदेह इस सूची में सबसे ऊपर थी। लियू समूह, जिससे लियू रुई संबंधित है, हमारे समूह का भाई समूह है। लियू रुई और मैं एक साथ पले बड़े थे, हालांकि वह हमेशा मुझसे कहीं अधिक जंगली थी। अंत में उसके पिता ने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। उसे यहाँ देखकर क्या आश्चर्य हुआ। उसकी आवाज़ गूंजने के बाद लियू रुई वाकई पर्दे के पीछे से बाहर निकली। उसे देखकर मैं तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बारे में मेरी याद एक सांवली, दुबली पतली लड़की की थी, जिसकी 2 चोटियां थीं और जो मुझे पीट पीट कर जमीन पर गिरा देती थी। लेकिन सालों बाद उसे न देखने के बाद वह एक सुंदर और चमकती हुई युवती बन गई थी। जब मैं उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था, उसके गाल लाल हो गए। फिर वह मेरे पिता की ओर दौड़ी, उन्हें गले लगाया और कहा, अंकल जेऊ, ऐसा लगता है कि जेऊतियन आपकी बात नहीं मान रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, लेकिन लियू रुई ने जल्दी से उनकी छाती और कंधों की मालिश की ताकि उन्हें शांत किया जा सके और फिर मुझसे कहा, जेऊतियन, अब देख लो, तुम अंकल जेऊ की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। इन दोनों को मेरे सामने साजिश रचते देख मेरा सिर दर्द करने लगा। कोई और चारा न होने पर मैंने अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया। हाबिल एबल का लॉन्च शुरू होने वाला था। जब मैं अपने सचिव और रुई के साथ वीआईपी लाउंज से बाहर निकला तो मैंने देखा कि दरवाजा लोगों से घिरा हुआ था।
फैंग चान ने मुझे बाहर निकलते देखा और घुटनों के बल गिरकर मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सचिव वांग ने उसे एक हाथ से रोक दिया। फैंग चान फूट फूट कर रो रही थी। मेरे कपड़े बहुत महंगे थे और मैं उसे उन्हें गंदा नहीं करने दे सकता था। श्रीमान जेऊ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे एक मौका दें। मैं अभी कुछ देर पहले अंधी हो गई थी। अब से मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। उस पल वह बिना मालिक के कुत्ते की जीती जागती तस्वीर थी, जिसमें पहले वाले अहंकार का कोई निशान नहीं था। मैंने उसे ऊपर से नीचे देखा। जरा देखो, एक कुत्ते के भौंकने की नकल करो। फैंग चान को इस मान की उम्मीद नहीं थी और वह सुन्न रह गई, लेकिन जिस पल वह हिचकिचाई, मैं उसके पास से गुजर चुका था। यह महसूस करते हुए, गर्व की परवाह किए बिना, वह जमीन पर गिर गई और भौंकने लगी। वॉव वॉव वॉव। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में गूंज गई। भौंकना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास कुत्तों की कमी नहीं है। फैंग चान फर्श पर ऐसे गिर गई जैसे उसकी रीढ़ टूट गई हो। उसके चारों ओर दर्जनों कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। आखिरकार यह एक लॉन्च था और आधिकारिक फोटोग्राफरों के पास उत्पादों की तस्वीर लेने का समय नहीं था। उससे पहले ही उन्होंने इतना प्रभावशाली दृश्य कैद कर लिया। ये खबर किसी भी साधारण खबर से कहीं ज़्यादा कीमती होगी। उस दिन के बाद से फैंग चान हमेशा के लिए मनोरंजन जगत का मजाक बन जाएगी। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय लियू रुयान नीचे मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें बहुत लाल थीं। जाहिर है कि वह रो रही थी। अतीत में उसे इस तरह देखकर मेरा दिल टूट जाता, लेकिन अब मेरा मन पूरी तरह शांत था, यहाँ तक कि थोड़ी अधीरता भी थी। जेउतियन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके पहले ही वाक्य ने मुझे स्तब्ध कर दिया। वह वही थी जिसने मुझे पहले छोड़ा था और अब वह मुझसे पूछ रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे उसके साथ उलझने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने हाथ से सचिव वान को उसे रोकने का इशारा किया और मैं पहली मंजिल के केंद्रीय मंच की ओर चल दिया। लियू रुयान पागलों की तरह चिल्लाती रही, यहाँ तक कि सबके सामने हमारी कहानी का खुलासा भी कर दिया। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चल गया कि जेउसी ग्रुप के अध्यक्ष ने 18वें दर्जे की अभिनेत्री के लिए 5 साल तक अपना भाग्य छोड़ दिया था। ये खबर फैंग चान को सार्वजनिक रूप से भौंकते हुए देखने से कम प्रभावशाली नहीं थी। जब मैं मंच की ओर उसके सामने से गुजरा तो उसके प्रति मेरे मन में बची दया की आखिरी किरण भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जो व्यक्ति मेरे सामने था वह उस व्यक्ति से पूरी तरह अलग था जिसे मैं जानता था। मैं सोचने लगा कि क्या उस समय की लड़की वास्तव में यही थी। वह हिस्टीरिया की तरह चिल्लाती रही, सबके सामने उन चीज़ों को गिनाती रही जो मैंने उसके लिए की थीं। उसी उन्माद में लियू रुई ने हुआन वेन से उसका महंगा लग्जरी बैग छीन लिया और लियू रुयान के सामने जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई और लियू रुयान की चीखें अचानक रुक गईं। जेउतियन मेरा मंगेतर है और पिछले 5 सालों से है। मुझे नहीं पता कि तुम किस गड्ढे से आए हो, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे मंगेतर का अपमान किया तो मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। लियू रुई के दृढ़ संकल्प ने मेरे सहित वहां मौजूद सभी को सुन्न कर दिया। अगर मुझे पहले कोई संदेह था तो उस पल में ये 100% पुष्ट हो गया। वह निस्संदेह वही लियू थी जो बचपन में मुझे मुक्कों से जमीन पर गिरा देती थी। लियू रुयान को थप्पड़ लगा और उसका आधा चेहरा अचानक लाल हो गया। लियू रुई ने जैसे कुछ हुआ ही ना हो हुआन वेन के हाथों से अपना बैग वापस लिया, मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कमर पर जोर से चुटकी काटते हुए धीरे से गुस्से में फुसफुसाई, देखो तुम्हारा स्वाद कितना खराब है। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं होती तो आज तुम्हारा पूरी तरह से मजाक बन गया होता। मैं धीरे से मुस्कुराया, अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, शांत रहो, अब से ऐसा दोबारा नहीं होगा। मीडिया ने हमारे बीच उस स्पष्ट कोमलता के क्षण को कैद कर लिया। अगले दिन यह एक और फ्रंट पेज हेडलाइन होगी। एबल के लॉन्च का मंच के रूप में लाभ उठाते हुए मैंने सभी मीडिया के सामने घोषणा की कि मैं स्टोरी ग्रुप का नियंत्रण संभालूंगा और कुछ ही दिनों में इसी होटल में मैं अपनी मंगेतर लियू रुई के साथ अपनी शादी का जश्न मनाऊंगा, जिससे 5 साल के रिश्ते का अंत होगा। इस खबर ने मनोरंजन जगत को बम की तरह हिला दिया। कम से कम वे सभी अभिनेत्रियां और हस्तियां जो एक शक्तिशाली परिवार में प्रवेश करने का सपना देखती थीं, उस कल्पना को अलविदा कह सकती थीं। लियू रुई ने मीडिया को एक काल्पनिक, बहुत ही मार्मिक प्रेम कहानी भी सुनाई, हालांकि केवल हम दोनों जानते थे कि यह सच नहीं थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जो मायने रखता है वह अंतिम परिणाम है। सज्जनों, इसके साथ हम घोषणा करते हैं कि हम लियू रुयान के साथ उनके सभी हालिया प्रोजेक्ट्स में सहयोग करना बंद कर रहे हैं। हमारी नई एम्बेसडर सुश्री लियू रुई हैं। हुआन वेन ने एक भव्य इशारे के साथ इसकी घोषणा की। लियू रुई एक शांत मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ी और आत्मविश्वास के साथ मीडिया को संबोधित किया, जबकि लियू रुयान अपने मालिक द्वारा छोड़ी गई गुड़िया की तरह फर्श पर गिर गई, उसकी आंखें बुझी हुई और बेजान थीं। एबेल के कर्मचारियों ने लियू रुई के भाषण का लाभ उठाकर लियू रुयान के सभी पोस्टरों को लियू रुई की व्यक्तिगत तस्वीरों से बहुत तेजी से बदल दिया।
लियू रुयान के फटे हुए पोस्टर पहली मंजिल के फर्श पर एक महत्वहीन कोने में लापरवाही से फेंक दिए गए थे, ठीक उसी तरह जैसे वह अब थी, पुरानी, टूटी हुई और बेकार। मुझे लगा कि लियू रुयान इसे ऐसे ही छोड़ देगी, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने इंटरनेट पर अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हुए घटनाओं का अपना संस्करण प्रकाशित किया। उसकी कहानी में मैं एक खलनायक था जिसने पारिवारिक सुविधा के विवाह को चुनकर 5 साल के प्यार को धोखा दिया था। उसके सबसे कट्टर प्रशंसकों ने कुछ ही दिन पहले फैंग चान के साथ उसकी तस्वीरों को अचानक भुला दिया और अपनी सारी नफरत मेरी ओर मोड़ दी। हालांकि मेरे लिए वह सब हल्की बारिश की तरह था, चाहे वे उसके नाम पर कितने भी आक्रोशित क्यों न हो, इससे मुझे रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत उसके हंगामे के कारण स्टोरी ग्रुप को मुफ्त में बहुत प्रचार मिला, जिससे हमारे प्रबंधन के तहत कलाकारों और कंपनियों को लाभ हुआ। सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे नज़रअंदाज किया, इसका मतलब यह नहीं था कि किसी और ने नहीं किया। सचिव वांग ने मुझसे पूछा कि क्या हमें लियू रुयान को सबक सिखाना चाहिए। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। ये पुरानी यादों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उस नाजुक समय में अगर कोई स्थिति का फायदा उठाकर नकारात्मक कहानी बनाता तो इससे कंपनी प्रभावित हो सकती थी। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि सचिव वांग के बजाय लियू रुई ने खुद मामले को खुलकर अपने हाथ में ले लिया। पहले उसने इंटरनेट पर बिना सोचे समझे प्रशंसकों को फटकारा और फिर एबिल के लॉन्च में जो कुछ भी हुआ उसे वायरल करने के लिए प्रचारकों की एक सेना तैनात कर दी। एक वीडियो से ज्यादा स्पष्ट कुछ भी नहीं बोलता। दुर्भाग्य से लियू रुयान ने मुझसे इतने कठोर तरीके से नाता तोड़ा था कि उसके पास हमारी एक भी फोटो साथ में नहीं थी, जिससे वह जनमत की लड़ाई में पूरी तरह से पिछड़ गई। और जो प्रशंसक पहले उसका बचाव कर रहे थे वे ही सबसे नुकीले तीर बन गए जिन्होंने उसे बेरहमी से छेद दिया। निस्संदेह ये लड़ाई भी लियू रुयान की हार के साथ समाप्त हुई। जब वह मेरे दफ्तर में एक घमंडी लड़ाकू मुर्गी की तरह आई तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे गले लगाया और जोर से चूमा। उसी पल मुझे सचमुच समझ आया कि मैं क्या चाहता था और किससे प्यार करता था। लियू रुई को इनमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी और फिर भी उसने मेरे लिए इतना हंगामा किया। यहाँ तक कि उसने लियू समूह की बड़ी बेटी और जेउसी समूह के अध्यक्ष की भविष्य की पत्नी के रूप में अपने नाम का उपयोग सार्वजनिक रूप से मेरे बचाव में बोलने के लिए किया। अगर मैं इन सब के बाद भी उससे प्यार नहीं करता तो मैं वास्तव में एक बेवकूफ़ होता। लियू रुई मेरी इस अचानक हरकत से सुन्न रह गई, एक पल के लिए मेरी बाहों में अकड़ गई, लेकिन फिर वह पूरी तरह से ढीली पड़ गई और ऐसा लगा कि वह उस पल का गहराई से आनंद ले रही है। मुझसे शादी कर लो, गुलाबी गालों के साथ उसने बिना एक शब्द कहे शर्मीलेपन से सिर हिलाया। दोनों परिवारों के प्रबंधन के साथ शादी होटल में समय पर हुई। अंकल लियू की इकलौती संतान लियू रुई थी, इसलिए हमारी शादी के बाद लियू समूह ने जेउसी समूह के साथ अपने विलय की घोषणा भी की। दोनों कंपनियों के एक साथ होने के साथ एशिया में मनोरंजन जगत पर हावी होना पहुंच के भीतर था। मेरे प्रयासों के कारण लुआ मनोरंजन की दुनिया की सबसे विस्फोटक घटना बन गई। कई बड़े सितारे और निर्देशक सहयोग के लिए उससे संपर्क कर रहे थे और कुछ फिल्म निर्माता उसे व्यक्तिगत रूप से स्क्रिप्ट भेज रहे थे ताकि वह चुनाव कर सके। शादी में मुझे लियू रुयान का एक लिफाफा मिला। मैंने उसे नहीं खोला, उसे सीधे लियू रुई को सौंप दिया। जैसा कि अपेक्षित था, इसमें एक धमकी भरा पत्र था जिसमें लियू रुयान ने कहा था कि अगर मैं उसके पास वापस नहीं गया तो वह एक इमारत से कूद जाएगी। ऐसी बचकानी धमकी पर स्वाभाविक रूप से मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। सामान्य खुशी के बीच शादी बिना किसी बाधा के पूरी हुई। बाद में सचिव वांग ने मुझे लियू रुयान की स्थिति के बारे में बताया। अंत में उसमें अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब उसके पास कोई साधन नहीं था। कोई भी एजेंसी उसे काम पर नहीं रखना चाहती थी और ऊपर से उसे अनुबंधों के उल्लंघन के लिए भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। हर तरफ से दबाव में आकर उसने संदिग्ध सामग्री वाली फिल्में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जहां तक फैंग चान की बात है, उसकी स्थिति और भी दयनीय थी। वह अमीर हलकों का खिलौना बन गई थी और शायद ही कभी चैन की नींद सो पाती थी। वह एक खाली खोल से ज्यादा कुछ नहीं थी। अपने कार्यालय में बैठकर दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए मेरा मन शांति में था। वह सब बहुत पहले पीछे छूट गया था। अब मुझे उनमें से किसी के प्रति कुछ भी महसूस नहीं होता था। उसी समय दो सफ़ेद और कोमल बाहों ने धीरे से मेरे कंधों को गले लगा लिया और लियू का सुंदर चेहरा मेरे चेहरे के करीब आया। जेउतियन, क्या तुम अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोच रहे हो? नहीं, मैं बस जीवन पर हंस रहा हूँ।